नमस्कार बच्चों। एमए उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित कहानी मेरे देश की मिट्टी आहा, जो कि मृदुला गर्ग की लिखी हुई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस कहानी में लेखिका ने अपने देश के बारे में बताया, अपने देश की जो वास्तविकता है, अपने देश का जो यथार्थ है, उसके बारे में इसको बड़ी बारीकी से बताया गया है। कहानी का प्रारंभ गांव खेड़ी के दृश्य से होता है। कहानी की नायिका लल्ली जब ग्राम खेड़ी की खुली हवा में सांस लेती है तो उसे लगता है कि वह इसके लिए तरस गई थी तथा इस खुली हवा का महत्व हर कोई नहीं जान सकता। कहानी में एक भोली भाली बालिका के हालात के तूफानों से टकराकर अपने पैरों पर खड़े होने तक की कहानी है। प्रारंभ खेड़ी गांव से होने के बाद वह अपने बचपन की यादों में चली जाती है और फिर एक एक करके पूरा घटनाक्रम पाठक के समक्ष आता जाता है। वह बचपन में फरीदपुर गांव में दादी के साथ रहती थी। बचपन में ही माता पिता नहीं रहे, उसने कभी अपने माता पिता को देखा तक नहीं। दादी बीते हुए बुरे समय के बारे में लल्ली को बताती रहती थी कि किस प्रकार बुरे समय में स्वयं बनिया होने के बावजूद ऊंची जाति वाले महाजन, ठाकुर, पंडित सभी ने उन्हें लूटा था। हालात से समझौता करते हुए दादी ने चमार टोले के पास की ऊसर जमीन में अपनी झोपड़ी डाल ली, क्योंकि उसे पता था कि इस जमीन पर ऊंची जाति वालों की नीयत नहीं बिगड़ेगी। दादी ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए समय रहते ही जमीन किसी दूर के रिश्तेदार को बेच दी थी, जो कि दादी के स्वर्ग से धारने से पहले ही समय पर आ गया। जमीन बेच दी गई, वह भी पूरी लिखा पढ़ी के साथ। लल्ली अपने ताऊ ताई के पास आ गई। वहां पर ताई का व्यवहार बहुत बुरा तो नहीं कहा जा सकता, किंतु एक अनाथ लड़की को अपने रिश्तेदार के यहाँ जिस तरह घर के कामकाज करके रहना पड़ता है, वैसा उसके साथ भी हुआ। हाँ, इतना अवश्य है कि ताऊ ताई ने उसे 12वीं कक्षा पास करा दी। इसी बीच उनकी ब्याहता लड़की जो थी, उसका देहांत हो गया और उसके एक बच्चा भी था, जिसे लल्ली बहुत लाड प्यार से रखती थी। ताऊ ताई ने उसकी मर्जी जाने बिना अपनी लड़की के पति यानी लल्ली के जीजा के साथ उसकी सगाई कर दी। जीजा हवलदार था। सगाई के बाद वह कई बार यह बताता कि किस प्रकार वह मार मार कर अपराधियों से सत्य निकलवाता है। उसकी उन बातों को सुनकर लल्ली बहुत डर गई। वह जब मार मार कर चमड़ी उधेड़ने की बात कहता तो उसे चमार टोला याद आ जाता। विवाह होने ही वाला था। चमार टोला बच्चों से इसलिए याद आता कि चमार टोले में जिस तरह से जानवरों की खाल उधेड़ी जाती है, उसे ऐसा लगता कि क्या यह हवलदार जानवरों की खाल जिस तरह उधेड़ी जाती है, क्या उसी तरह यह इंसानों की खाल उधेड़ता है। इसको सोच करके वह बहुत ज़्यादा डर जाती है। विवाह होने ही वाला होता है कि एक किराएदार जो कि 1.5 पसली का था, उसकी ओर वह आकर्षित होती है और मौका पा करके वह वहां से भाग निकलती है। वह किराएदार उसे दिल्ली ले आता है और दिल्ली आकर उसे पता चलता है कि वह व्यक्ति मुसलमान था तथा जिंदगी में पहली बार औपचारिकता के लिए ही सही उसकी रजामंदी ली गई। यहीं से वह लल्ली से लैला बन गई। अर्थात जब उसका विवाह हुआ तो उससे पूछा गया कि तुमको यह विवाह मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, इस तरह से पूछा जाता है। मात्र औपचारिकता भर होती है, लेकिन उससे तो वह ही लगा कि हाँ, उसके पास कुछ अधिकार है हाँ या ना कहने का। कुछ दिन बाद वह तक तो वह दिल्ली में रही, लेकिन दिल्ली शहर की जो खारी बावली इलाके की तंग गली है और दिल्ली का जो पर्यावरण है, उसकी चर्चा भी यहाँ पर लेखिका करती हैं। वे लिखती हैं कि मिर्च मसाले की धांस, पत्थर के कोयले की अंगीठियों का कसेला धुआं और कचरे के ढेरों से उठती सड़ांध मिलकर वह समा बांधती कि चमार टोले का चमरोद पानी भरे।
अर्थात उसकी बदबू, उसका जो प्रदूषण था वह इतना ज़्यादा था जितना कि चमार टोले में भी नहीं था, जहाँ की वह बचपन में रहती थी। कुछ दिनों बाद युवक को अपने माँ बाप व गांव की याद आई तो वह उसे लेकर खेड़ी गांव आ गया। यहाँ आकर उसे पता चला कि शौहर की पहली बीवी मौजूद थी, जिसे तपेदिक की बीमारी थी और उसका बरस भर का बच्चा भी था। हालात की इस मार को भी वह अपने पेट में दबा लेती है। लेखिका कहती है कि एक से ज़्यादा बीवी का होना खुदा पाक की मंजूरी से था और बच्चे का होना कुदरत की दुआ से। धीरे धीरे उसे यह भी पता चला कि मर्द चाहे पुलिसिया हवलदार हो या 1.5 पसली का मर्द, बीवी की खाल उधेड़ने का जश्न हर कोई मना सकता है। वह उसे कई बार पीट चुका था। दिल्ली जब वह वापस आ गई तो उसे रह रहकर गांव की खुली हवा याद आती थी। कभी लगता कि संभवतः पुलिसिया हवलदार जीजा ही इस 1.5 पसली के मर्द से अच्छा रहता, अर्थात वह पूरी तरह से उससे परेशान हो चुकी थी। कुछ समय बीतने के बाद पति की पहली बीवी का इंतकाल हो गया और वह उसे लेकर के वापस ग्राम खेड़ी में आ गया। गांव आकर लैला ने सोचा कि अब वह वापस शहर नहीं जाएगी, क्योंकि वह अपने पति के जुल्मों से तंग आ गई थी। एक तो वहाँ का दमघोटू वातावरण और ऊपर से पति की मार। उसने सास ससुर की खूब सेवा की तथा अपनी पहली पत्नी के बच्चे को अपना बच्चा समझकर उस पर प्यार लुटाया। उसने कहा कि मैं यहीं सास ससुर की सेवा करूंगी तथा बच्चे का ध्यान रखूंगी। पूरा गांव उसके साथ था, उसकी तारीफ कर रहा था। गांव में रहना जो उसकी मजबूरी थी, उसे उसका त्याग समझा जा रहा था। थोड़े दिनों बाद फरीदपुर गांव के चमार टोले का एक बंदा आरक्षित कोटे से जिला नूह से एमएलए चुनकर आया, जो कि लल्ली की दादी के हाथ की बनाई बंडी पहनकर तथा उसके बनाए खिलौने शहर में बेचकर बड़ा हुआ था। पढ़ाई लिखाई करके वह यहाँ तक पहुँचा था। उसने तुरंत लैला के पीछे छिपी हुई लल्ली को पहचान लिया। बनिए से मुसलमान बनी लैला को उसने अपने राजनीतिक फायदे का मोहरा समझ उसे उस गांव की साथिन बना दिया। 12वीं पास होने के कारण वह साथिन के काम को भली भांति करने लगी। बहुत सी जानकारियां उसे मिलने लगी। उसके 3 काम थे: गांव के बच्चों को टीका अभियान से जोड़ना, दूसरा आंगनबाड़ी में चने बांटना और तीसरा परिवार नियोजन करवाना, अर्थात औरतों को नसबंदी के लिए लाना। पहले 2 काम तो वह आसानी से और कुशलता से कर लेती थी, किंतु तीसरा काम अर्थात परिवार नियोजन का काम इस मुस्लिम बस्ती में करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ औलाद को खुदा की दुआ माना जाता था। उसकी सोच का दायरा बढ़ता गया। उसे भविष्य दिखने लगा। बेटे को वह स्कूल भेजने लगी। उसका पति पहले 6 महीने के अंतराल से आता था, फिर 3 महीने के अंतराल से आने लगा और धीरे धीरे हर महीने आने लगा। उसे लगता कि मैं अब हर महीने जाऊंगा तो लैला की जो आमदनी है, उसके जो पास जो पैसे हैं उनको मैं ले आऊँगा। किंतु अब लैला समझदार हो गई थी, अतः वह अपना पैसा उसे उसके पास तक नहीं पहुंचने देती थी। वह भी मात्र पैसे लेने ही आता था। शहर में उसने एक और बीवी रख ली थी। इधर धीरे धीरे लैला एकदम बोल्ड हो चुकी थी। बड़ी चालाकी के साथ परिवार नियोजन के लिए जो गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं, उन गोलियों को अपने पति को दे दिया कि इन्हें शहर में ले जाकर बेच दे तथा उन पैसों से मौज करे। और गांव वाले भी खुश थे कि परिवार नियोजन के फर्जी आंकड़े पेश करके लैला बच्चे पैदा करने के पाक इरादों में दखल नहीं दे रही थी। कुछ समय बाद उसी गांव में जानवरों की खाल खींचकर हड्डियों की खाद बनाने का कारखाना लग गया। जैसे ही चमड़े की बदबू का भभका लैला के नथुनों में घुसा, लल्ली तमक कर उठ बैठी और जिंदगी में पहली बार पूरी तरह से लैला बन गई। उसने कमर कस ली कि कैसे भी हो यहाँ से इस कारखाने को बंद करवाना ही है। मीटिंग बुलाई गई था। उस मीटिंग में एमएलए ने कह दिया कि साथिन का काम बस इतना ही है कि वह परिवारों की देखरेख के काम करे तथा परिवार नियोजन के कार्य को बढ़ावा दे। हवा, बीमारी, बदबू ऐसे ऊंचे मामलों में दखल देना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
जब बात नहीं बनी तो लैला, जो कि अब बोल्ड भी हो चुकी थी तथा काम करते करते यह जान गई थी कि अपने देश में यदि काम सीधी अंगुली से नहीं होता है तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है, सो वह फरजान मियाँ के पास जाकर मनगढ़ंत बात कहती है कि कंपाउंडर नर्स आपस में बातें कर रहे थे कि इस गंध से टीबी या ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी हो सकती है, और साथ ही अपनी इस बात को वजनदार बनाने के लिए तथा निश्चित रूप से मनवाने की आशा से वह चालाकी का सहारा लेती है तथा कहती है कि मियाँ, यह कारखाना पहले हिंदुओं के गांव में लगने वाला था, किंतु बामन बनियों ने यहाँ लगवा दिया। साथ ही उसके ऊपर बात न आए इसलिए यह भी कह दिया कि ऐसा मैंने सुना है। बस इतना क्या था, फरजान मियाँ अत्यंत क्रोधित हुए। उनका पोता पहले से ही तपेदिक का शिकार था तथा कारखाने की हवा भी सीधी उनके खेत की तरफ आती थी। रही रोजगार की बात, तो वह भी बात नहीं बन रही थी क्योंकि कारखाना खेड़ी गांव की सरहद से जरा बाहर था, इसलिए उनका हक होने से मना कर दिया गया। पंचायत बुलाई गई। स्वाधीन होने के नाते लैला भी वहां बैठी। पंचायत में ही एक युवक ने सुझाया कि पर्यावरण को शुद्ध करने की बात उठानी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण के नारे जोरों पर हैं। 2000 रुपये जमा करके प्रदूषण के नाम पर केस कर देना चाहिए। लोगों को जब आश्चर्य हुआ कि गांव में 2000 रुपये इकट्ठे करना अत्यंत मुश्किल है, तो उसने सुझाया कि पैसा भी हम सरकार से ही लेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से। सरकार नसबंदी करवाने का पैसा तुरंत दे देती है, अतः हम ऐसा करेंगे कि हमारे 10 बुजुर्ग अपनी औरतों को नसबंदी के लिए ले जाएंगे, और सरकारी कर्मचारी जो कि बिना मतलब काम नहीं करते, अतः प्रौढ़ाओं की नसबंदी तो वे करेंगे नहीं, बस पैसा दे देंगे, केवल कागजी कार्यवाही होगी। और इसी बीच लैला और नौजवान, केवल कागजी कार्यवाही होगी, और इस बात को सभी जो है इस प्रस्ताव से सभी सहमत हो जाते हैं, सभी खुश हो जाते हैं कि चलो इस तरह से सरकारी पैसा भी मिल जाएगा और उससे हम कोर्ट से स्टे ले लेंगे। इसी बीच लैला और नौजवान दोनों भी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। अगली 15 अगस्त जब आती है तो खेड़ी गांव की साथिन लैला को मुसलमानों से परिवार नियोजन करवाने वाली पहली मुसलमान औरत होने के नाते राष्ट्रपति से समाज सेवी नंबर 1 का खिताब मिलता है। इस देश की विडंबना देखिए, जिस साथिन ने परिवार नियोजन के कार्यक्रम को मात्र कागजों पर रखा, वे राष्ट्रपति पुरस्कार पाने की हकदार हो गई। थोड़े दिनों बाद ही लैला के पति को किसी ने कह दिया कि परिवार नियोजन का कार्य करते करते लैला ने खुद की भी नसबंदी करवा ली। बस फिर क्या था, लैला की खूब पिटाई हुई। पीटते पीटते जब वह थक गया तो तलाक 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 कहकर उसने तलाक दे दिया। लैला तो यही चाहती थी। वह खुश हो गई। बात मौलवी साहब तक पहुंची। उन्होंने कहा कि लैला को इसका सबूत देना होगा कि उसने नसबंदी नहीं कराई है। सबूत के लिए उसे निकाह करना होगा। उसी नौजवान मुसलमान से उसका निकाह हुआ और साल भर में लैला माँ बन गई। बिना बटी हुई जो गर्भ निरोधक गोलियां थी, उन्हें अब उसका दूसरा शौहर शहर में बेचता था, अर्थात ढर्रा वही चल रहा था। बात कुछ भी नहीं बदली थी। गर्भ निरोधक गोलियां पहले भी नहीं बढ़ती थी, परिवार नियोजन का कार्यक्रम पहले भी नहीं चलाया जा रहा था, अभी भी नहीं चलाया जा रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले उसका पहला शौहर शहर में बेचता था, अब उसका दूसरा शौहर उन गोलियों को बाजार में बेचने लगा। सभी को लगने लगा कि कारखाने पर स्टे आने से शहर का प्रदूषण कम होता जा रहा है, तथा अगली बार जब अमेरिका के विश्व बैंक के नुमाइंदे हिंदुस्तान आए तो उन्हें खेड़ी गांव दिखाया गया तथा उस नौजवान से रूबरू कराया गया। कहा तो यह भी जाने लगा कि अगले इलेक्शन में इसका एमएलए बनना तय है। इस प्रकार यह कहानी या इस कहानी के माध्यम से लेखिका इस देश से का जो यथार्थ है, उसकी जो ज़मीनी हकीकत है, उसको बताती है कि किस तरह यहाँ बड़ी आसानी से स्त्री का शोषण किया जाता है। सही बात को मनवाने के लिए सही गलत सभी तरीके प्रयोग में लाने पड़ते हैं। इस देश की कागजी सच्चाई कुछ और होती है, सरकारी आंकड़े कुछ और वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत होती है। तो बच्चों, आज हमने
इस कहानी का जो सारांश है वह पढ़ा। धन्यवाद।